हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे। स्टूडेंट जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर हम आपको बताएंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। अति लघु उत्तरीय आपका जो इकोनॉमिक्स में होता है 4 नंबर का होता है, और दीर्घ उत्तरीय आपका होता है 6 नंबर या 7 नंबर का, ऐसा ही होता है। फिर लघु उत्तरीय होता है आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का आपका लघु उत्तरीय होता है, 3 नंबर का अति लघु उत्तरीय होता है, और 10 नंबर का आपका शायद विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय समझ लीजिए। लघु उत्तरीय आपका 6 नंबर का होता है। तो सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे और उसका आंसर भी देंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए क्वेश्चन ये, तो किस प्रकार से आप लिखना है, आपको लिखना है, ताकि आपका 6 नंबर मार्क कवर हो सके, यानी एक क्वेश्चन का आपको 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं सीरियल बाई सीरियल से। क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पहला क्वेश्चन है हमारा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके ऐसे क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको समझा नहीं होगा, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये इस प्रकार से पढ़ के जाइए। मैं यही नहीं बता रहा हूँ कि आप यही पढ़िए, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन मैं जिस तरह से तरीका बता रहा हूँ आपको लिखने का बोर्ड एग्जाम में, आप इसी प्रकार से लिखिएगा। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को भी नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है, ये आपको बताना है। या इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा कि समाज अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन कौन से प्रकार से होता है, या समझाइए, या उदाहरण दीजिए, या उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा यही आंसर होगा आपका, चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है कुछ इस प्रकार से, आंसर है आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से दे रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, तो मैंने क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में जब आपका क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर डाल देना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 के बाद में जो आपका सही उत्तर हो वो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। तो देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर आर्थिक नियोजन या योजना यंत्र पर किया जाता है। अब इनमें कहने का मतलब क्या है, हमारे लिखने का तरीका देखिए कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए यहाँ पर हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखा, तो इसमें स्पेस देखिए कितना, यानी जगह देखिए कितना बचा हो। यहाँ पर जगह है, इतना जगह है, इतना जगह है, इतना जगह है, इतना जगह है। तो आपको स्पेस दे देकर लिखना, ताकि पढ़ने में एग्जामिनर को कोई भी वो ना आए, यानी परेशानी ना हो बोर्ड एग्जाम में पढ़ने में। जैसे मैंने स्पेस दे के लिखा, देखिए कितने साफ तरह से दिख रहा है, यदि इसको कोई भी पढ़ सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन समाज के हित के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या, यानी किसमें देखिए कितना कितना स्पेस दिया, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, स्पेस दे के लिखना है और साफ तथा सुंदर लिखना है बोर्ड एग्जाम। यानी अर्थशास्त्र की जो सब्जेक्ट होता है 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और आप 6 नंबर को आपको शायद 75 शब्दों में देना होता है, यानी 75 वर्ड में आपको देना रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आपका 35 या 25 शब्दों में देना रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो यही क्वेश्चन होगा, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, या निम्नलिखित तत्वों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, बहुत ही इसका आंसर सटीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और यदि आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाना। तो आपको इसको क्या कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो दूसरा है, आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन पहला है हमारा, आय में परिवर्तन
यदि किसी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन हो जाए तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन वस्तु के मूल्य का प्रत्यक्ष संबंध वस्तु की मांग से होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कभी 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 आती है धन का वितरण, तो ये होगा कि यहाँ तक होगा। अब आ जाता है धन का वितरण, उपभोक्ता की रुचि का फैशन, जनसंख्या में परिवर्तन, मनुष्य के विचार। तो ये है प्रभावित करने वाले कुछ तत्व। जैसे होगा पहला होगा आय में परिवर्तन। तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यदि आ जाए दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आ जाए क्वेश्चन, यानी जो का आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में रहता है और आपको 300 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको इसी प्रकार से प्रेजेंट कर देना है वहाँ पर, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। यानी आपको जो आय में परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है ये आपको लिख देना है। तो जैसे मैंने लिखा है, यदि किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए उसकी मांग भी परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने यहाँ तक लिख दिया है आय में परिवर्तन। अब वैसे मैंने दूसरे में भी लिख दिया है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। ये तत्व है मांग को प्रभावित करने वाले। तो दूसरा है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। तो हमने यहाँ पर भी कुछ लिख दिया है वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध वस्तु की मांग से होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कभी कभी आती है, तो ये आपका दूसरा हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिया है, धन के वितरण, उपभोक्ता की रुचि में फैशन, जनसंख्या में परिवर्तन, मनुष्य के विचार, या कई प्रकार से। यदि आप ये हेडिंग याद है आपको तो आप लिख कर अपने आप से भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है ये क्वेश्चनों को। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे, 10 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमने भी देखा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके इस क्वेश्चनों का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, सरकार का बजट क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार का बजट क्या है। ये हमें 2022 के मॉडल पेपर में भी बताया है। यदि आ जाए तो ये आप क्वेश्चन लगा दीजिएगा 2022 का मॉडल पेपर में। सरकार का बजट क्या है। सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 31 तक के सरकार का बजट एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से मार्च 31 तक में सरकार की अनुमानीय आय व्यय का वितरण होता है, जिसे बजट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। अब घाटे का बजट ये हो गया, यहाँ तक आपका सरकार का बजट जो कि बजट कहा जाता है। अब यहाँ पर हो जाता है घाटे का बजट। घाटे का बजट वो होता है जिनमें सरकार की अनुमानीय आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है, यानी उसके जो धन से होती है वो कम होती है घाटे की आय, और वो सरकार की अनुमानित आय के अनुसार वो कम होती है। तो ये हो गया सरकार का बजट, जो कि आपका 4 नंबर का या 3 नंबर का अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है। तो ये होगा सरकार का बजट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या आप क्या उल्लेख करना चाहते हैं, या उल्लेख कीजिए या समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका आंसर है। तो इसका आंसर है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बजट इत्यादि। तो आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में स्पेस दे दे के लिखना है, और ताकि साफ तथा सुंदर लिखे। आपको काट पीट बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की यदि आपने प्रश्न लिख दिया है और ये काट दिया जैसे कि यहाँ पर, तो आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं काटना, यानी यह समष्टि है इसका अर्थ है, तो ये आपका गलत हो गया है। तो आप बस इतना कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, हल्का और एग्जामिनर समझ जाएगा। आपको ज़्यादा ये काटने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होता है, एग्जामिनर डिमोटिवेट हो जाता है और आपको मार्क अच्छे से नहीं दे पाता है, और क्या करता है वो फेल भी कर सकता है आपको सब्जेक्ट में ऐसा करने के लिए। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आपको यदि आप ये गलती कर देते हैं तो एग्जामिनर क्या होते हैं वो आपको फेल भी कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो ये हमारा होगा चौथा क्वेश्चन, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण विशाल समूह में जैसे कि कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन,
उत्पादन, कुल विनिमय, कुल बजट इत्यादि इसी प्रकार से आता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं या अंतर इनमें स्पष्ट कीजिए। तो पहला हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका आंसर देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन, यानी उसको अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता, एक फर्म आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। इसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हो जाता है। बेसिकली व्यष्टि का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं, यानी उनकी क्या घर की सिचुएशन है, उसकी क्या घर में यानी आर्थिक क्या समस्याएं पैदा हो रही है, और उपभोक्ता के एक फर्म आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण है। इसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी व्यक्ति किस प्रकार से, व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार से समाज में रहता है, तो इसके व्यवहार से उसका पता चल जाता है। ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का क्या होता है? इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। इसमें एक सामान्य कीमत स्तर पर अध्ययन होता है। इसमें समाज एवं समाज में व्यवहार का अध्ययन होता है। तो ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इसमें अंतर पूछ लिया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो आपको घबराना नहीं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देना है, और ये आपका दीर्घ उत्तरीय ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट होता है। नंबर मार्क आपको एग्जामिनर क्या कर देता है, बहुत ही आसानी से दे देता है। तो ये 5वां क्वेश्चन था। और वीडियो को आप अपनी अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, केंद्रीय बैंकों के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य, बैंकों का बैंक की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंकों का कार्य, बैंकों का बैंक की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको व्याख्या क्या करना है, इसका उत्तर है केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक का अन्य व्यावसायिक बैंकों के साथ वैसा ही संबंध होता है जैसा कि एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक लिखा है, काफ़ी स्टूडेंट गलत समझ लेंगे, तो ये व्यापारिक लिखा है दोस्तों, याद रखेगा। और आपको जो बोर्ड एग्जाम में हमने काफ़ी बार बताया, तो आपको काटपीट बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा मैंने यहाँ पर कर दिया है। बैंक का ऋण प्रदान करता है। इसमें क्या होता है केंद्रीय बैंक में, कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो सबकी मदद करते हैं, यानी केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, अन्य व्यावसायिक बैंक के साथ वैसा ही संबंध रखता है, यानी संबंध जो रिश्ता होता है वैसा ही रखता है ग्राहकों के साथ, जैसे कि एक दुकानदार अपने कस्टमर के साथ, यानी दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ रखता है, तथा आवश्यकता के अनुसार वो ऋण देता है, यानी कर्जा भी देता है अपने ग्राहकों को, कि इस कर्जों को लेके जाइए, अपने काम कीजिए अपने, और उसके बाद में आप हमें दे दीजिएगा। तो बैंक क्या करता है, लोन का भी काम करता है, हम सिंपल भाषा में समझे तो लोन कहलाता है। तो ये थी अर्थशास्त्र के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और यही क्वेश्चन मैं यही नहीं बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में 100%, बल्कि ये आप क्वेश्चन याद करके जाइएगा, और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्वेश्चन ये ढूंढ कर लाया है कि किस प्रकार से, मैंने देखा कि ये आपका 4 साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।